इस देश में बच्चों की पढ़ाई को मजाक समझ रखा है। क्या करूं, मतलब मेरे को जवाब चाहिए, मेरे को जस्टिस चाहिए। मैं टूट चुकी हूं अंदर से। मेरे को ना हमारी गवर्नमेंट साथ दे रही है, ना कोई साथ दे रहा है। कौन करेगा? हाल ही में नीट 2024 के एग्जाम को बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स, संस्थाओं द्वारा एक स्कैम बुलाया जा रहा है। लोग न्याय की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। एनटीए जो नीट का एग्जाम कराती है, उन पर 5 बड़े सवाल उठाए गए हैं। जैसे नीट का रिजल्ट इलेक्शन वाले दिन 4 जून को अपनी ओरिजिनल डेट से 10 दिन पहले क्यों निकाला गया? नीट एग्जाम जिसके इतिहास में सिर्फ 3 बार किसी बच्चे के पूरे मार्क्स आए हैं, इस बार वो नंबर एक एग्जाम में 67 कैसे हो गया? और उसमें भी हरियाणा के एक सेंटर में से 6-7 बच्चे कैसे टॉप कर गए? बच्चों के 718, 719 मार्क्स जो मैथमेटिकली इस एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, कैसे आए? अगर नॉर्मलाइजेशन करा गया तो उसके प्रोसेस के बारे में बताया क्यों नहीं गया? इन 1563 बच्चों को किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए? राजस्थान में गलत क्वेश्चन पेपर बच्चों को क्यों दे दिया गया था? कुछ सेंटर्स में पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी इरेगुलरिटीज क्यों देखने को मिली? क्या एक्शन लिए गए उन सेंटर्स के अगेंस्ट जहां पे ये इरेगुलरिटीज मिली? 5 मई को पटना में पेपर लीक हुआ, 7 मई को 13 लोग अरेस्ट करे गए। एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें सूचना मिली कि पेपर लीक है। उन्होंने एक व्हाइट रेनॉल्ट डस्टर को रोका, उसका नंबर दिया गया था सूचना में। उसमें से कुछ लोग मिले, कुछ एडमिट कार्ड मिले। उस एडमिट कार्ड में से एक बच्चे का नाम देखा, आयुष राज, उसका सेंटर डी, सब लिखा है फाइल में। उसके सेंटर गए, बच्चे को एग्जाम के बाद पकड़ा, पूछा तो उसने बोला मैं लर्न एंड प्ले स्कूल में रुका था। पिछली रात मुझे एक पेपर दिया गया, मुझे रटवाया गया, मेरे जैसे 20-25 अभ्यर्थियों को रटवाया गया। पेपर ऐसा बच्चा मिल चुका है ऑलरेडी। अरे फिर क्या बचा है भाई? उठाएंगे जहां पर कथित तौर पर आरोप लग रहे हैं कि यहां पर पेपर बच्चों को एक रात पहले दिखाया गया, रटवाया गया और फिर जलाया गया। फिर भी क्यों एनटीए इस पेपर लीक को नकार रहा है? पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं। अब इनमें से कुछ सवालों का जवाब एनटीए ने दिया, लेकिन वो कोई भी जवाब सब्सटेंशियल नहीं था। एंड 12th के मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों के लिए नीट एक बेहद जरूरी और बेहद मुश्किल एग्जाम होता है। शुरुआत के लगभग सिर्फ 40,000 रैंक्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, जिसके लिए 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। 40,000, ओनली 40,000 मेडिकल सीट्स हैं, 23 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। क्योंकि उस रैंक के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, जहां फीस करोड़ों में जाती है। बाकी और जो बताया उन्होंने 60,000 जो बाकी प्राइवेट सीटें हैं, 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया उनकी फीस है। तो उसको तो कर दीजिए ना अलग। वो तो जो बच्चा पास भी हो जाएगा उसको ऑफर भी दिया जाएगा, तो क्या पता वो फीस भर भी पाएगा, फीस की नहीं भर पाएगा। इतने शोर शराबे और हो हल्ला के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, एनटी से जवाब मांगा और प्रोटेस्टर्स को यह कह दिया कि काउंसलिंग तो वैसे ही होगी जैसी होती आई है, और अगर इस केस में ज्यादा आवाज उठाई तो हम इसको रद्द कर देंगे। अब काउंसलिंग जिनको नहीं मालूम, एक प्रोसेस होता है जिसमें बच्चों को रैंक के आधार पर कॉलेजेस मिलते हैं, लेकिन गलत रैंक, गलत मार्क्स, गलत सिस्टम की वजह से जो रैंक्स आई हैं, उनके कारण तो ये काउंसलिंग जस्टिफाइड नहीं होगी ना। जैसे कि 67 बच्चों ने टॉप किया, लेकिन जनरल कैटेगरी की कंट्री के बेस्ट कॉलेज में 40 सीटें हैं, तो आप टॉप करने के बाद, AIR 1 लेने के बाद भी बेस्ट कॉलेज में पढ़ ही नहीं पाओगे। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स मिले थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं, और अब उन्हें 10 दिन बाद 23 जून को या तो फिर से रेटेस्ट देना पड़ेगा, या फिर नहीं देना तो बिना ग्रेस मार्क्स के अपनी रैंक से खुश रहना होगा। लेकिन काउंसलिंग वैसी ही होगी जिसमें ये पेपर लीक, इरेगुलरिटीज की बात को भुला दिया जाएगा। एंड ऐसे में स्टूडेंट्स का डर ये है कि अगर काउंसलिंग हो गई तो इस इश्यू से सब आगे बढ़ जाएंगे और उनकी दिक्कतों को, परेशानियों को, कंसर्न को, उसके फ्यूचर के रिस्क को भुला दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक ही मांग है कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अगर एक बार काउंसलिंग चालू होगी, आपने ये भी नहीं बोला कि प्रोफेशनल काउंसलिंग होगी। अगर एक बार काउंसलिंग होने के बाद बच्चा कॉलेज में पहुंच गया, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। फिर तो अगर फिर हमारा क्या होगा? एक बार काउंसलिंग शुरू होने के बाद हमें पता है आप हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। अब इतने सब ड्रामे के बाद एनटीए पर से, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर से एक बार फिर जनता का विश्वास उठ गया है। लेकिन तुम क्या बोलोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये पहली बार नहीं है जब बच्चों की पढ़ाई को, उनके फ्यूचर को इस तरह से मजाक में लिया जा रहा है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 41 ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट करे जा चुके हैं जिनमें पेपर लीक्स हुए हैं, जिसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा जॉब वैकेंसीज और 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट सफर कर रहे हैं। राजस्थान, यूपी में टीचर के एलिजिबिलिटी टेस्ट, कर्नाटक और असम में पुलिस रिक्रूटमेंट, तेलंगाना में इंजीनियर रिक्रूटमेंट, ऐसे देश भर में एजुकेशन स्कैम्स
आम बात है, जहां एग्जाम स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले व्हाट्सएप पर पेपर सर्कुलेट होने शुरू हो जाता है। या तो स्टेट एम्प्लॉइज पेपर चुरा कर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नहीं तो कोई सर्वर हैक करके पेपर लीक कर देता है। एंड ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए जो मेरे सामने सच आया है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का, उसके ऊपर से मेरा तो विश्वास बहुत उठ गया है। एंड इस वीडियो में हम 5 सवालों के क्रिस्टल क्लियर रिसर्च एंड डेटा बैक्ड एंड प्रैक्टिकल जवाब तुम्हें देंगे कि इंडिया में किस किस प्रकार के एजुकेशन स्कैम क्यों और कैसे होता है, क्यों इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पूरा तुम्हारे अगेंस्ट रिग्ड है, चीटिंग माफिया से लेकर पेपर सॉल्वर गैंग्स, पॉलिटिशियंस, पेरेंट्स और अमीर बच्चे कैसे इस स्कैम का हिस्सा रहते हैं। क्या इन स्कैम्स को रोकने के लिए देश में स्ट्रिक्ट लॉज है भी या नहीं, और अगर हैं तो इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क इतना कमजोर कैसे है कि वो इन स्कैम्स को रोक नहीं पाता। और ये डिग्री की टॉप कॉलेजेस की होड़ क्यों इंडियन यूथ में आज भी जमी हुई है। एंड फाइनली द बिगेस्ट क्वेश्चन कि क्यों आज के समय में डिग्री का महत्व खत्म होता जा रहा है और एक 18 से 24 साल का कंफ्यूज इंसान कैसे इस रिग्ड सिस्टम से आगे निकलकर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक देखना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड आओ तुम्हें समझाते हैं कि इंडिया में एजुकेशन स्कैम्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में एजुकेशन को कितना बड़ा स्कैम माना जाता है, इस बात का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि टेक महिंद्रा के सीईओ और एमडी सीपी गुरानी का कहना है कि टॉप 10 आईटी कंपनी सिर्फ 6% बच्चों को ही जॉब दिला पाती हैं और 94% स्किल इशू के कारण अनएम्प्लॉयबल है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि कैसे नैसकॉम को 6 मिलियन 60 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट है साइबर सिक्योरिटी के लिए, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी ना होने के कारण जॉब्स वेकेंट रह जाती हैं। ऐसे ही 500 कॉलेजेस में 36,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मशीन लर्निंग की ब्रांच ऑप्ट करते हैं, लेकिन उनमें से 60% बच्चों को कोड लिखना तक नहीं आता। सिर्फ 1.4% ऐसे बच्चे हैं जो फंक्शनली करेक्ट और एफिशिएंट कोड लिख सकते हैं। एंड इसी की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेस चैलेंजेस इन गेटिंग प्लेस्ड। उनको रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, कंपनीज उनको कॉलेज एजुकेशन के बेसिस पर हायर नहीं करती, क्योंकि इंडस्ट्री को जो चाहिए एक प्रैक्टिकल स्किल्ड रेलेवेंट इंसान जो डे 1 से प्रोडक्टिव हो सके, वो उन्हें मिलता ही नहीं है। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस प्रॉब्लम को हेड ऑन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आईआईटी मंडी ने पार्टनर किया है मसाई स्कूल के साथ। क्योंकि मानो या न मानो 2024 में तो ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए कि जिस इंसान को कोडिंग में इंटरेस्ट है और उसमें अच्छा करियर बनाना चाहता है, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी वैसे ही समझ आती हो। लेकिन इंडिया में टॉप इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, बिट्स पिलानी, इन कॉलेजेस में स्कूल में तुमने साइंस में क्या पढ़ाई करी, साइंस पढ़ने के बाद एंट्रेंस टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया, उसके बेसिस पर एडमिशन एंड एजुकेशन मिलती है, जिसका इंजीनियरिंग से, कोडिंग से शायद ही कोई रिश्ता ना हो। एनआईटी मंडी एंड मसाई स्कूल इसी इशू को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट 5 सालों से मसाई स्कूल एडटेक में पायनियर करता आ रहा है। 5,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को टॉप टियर कंपनीज में डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट और एसडीईटी के रोल्स में प्लेस करवाया है। 12th पास स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट या फिर इवन वर्किंग प्रोफेशनल, जो लोग आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते थे पर नहीं जा पाए, उनके लिए आईटी मंडी के साथ मिलकर मसाई स्कूल ने एक करिकुलम डिजाइन किया है। डेटा साइंस, एआई और मशीन लर्निंग के बच्चों के लिए 24 प्रोग्राम क्रेडिट्स का ये कोर्स एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंट डेवलपर, रिसर्च साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर, रोबोट साइंटिस्ट जैसे रोल्स के लिए तैयार करता है। एंड ना तुम सिर्फ आईआईटी के प्रोफेसर से पढ़ते हो, बल्कि इस कोर्स में यू बिकम एलिजिबल टू अटेंड ऑन कैंपस इवेंट्स लाइक फेस्टिवल्स। एंड तुम्हें इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है, तैयार किया जाता है कि तुम्हें कंपनी में जाकर और ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े। 14 महीने का ये कोर्स 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले ट्राइमेस्टर में तुम्हें फाउंडेशन सेट कराई जाएगी और बाकी करिकुलम में ये सारी चीजें कवर करी जाएंगी। ये सारी क्लासेस लाइव लेक्चर्स के तौर पर ली जाती हैं एंड ऐसे डिजाइन है कि तुम पार्ट टाइम में कोर्स कवर करके अपस्किल कर सकते हो। गिटहब पोर्टफोलियोज, इंटरव्यू प्रेप, इंडस्ट्री टेलर्ड प्रोजेक्ट्स लाइक रिकमेंडेशन इंजन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एटसेट्रा के थ्रू तैयारी भी इसे कराई जाती है कि मसाई खुद प्लेसमेंट गारंटी करता है उन स्टूडेंट्स की जो 70% से ऊपर मार्क्स लेके आएंगे। मतलब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी सबके पास इक्वल है, लेकिन अगर तुम 70% से ऊपर स्कोर करते हो और 90 डेज के अंडर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होता है, तुम्हारी सारी फीस भी वापस हो जाती है। कोर्स की फीस, डिटेल, करिकुलम, कैसे ज्वाइन करना है और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से तुम्हें मिल जाएंगे, तो उसको चेकआउट करो। इंडिया में सिर्फ टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में टॉप एजुकेशन मिलती है जो इस कोर्स की वैल्यू को तो दर्शाती है, लेकिन ऐसे अच्छे कोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज के बारे में ना पता होने के कारण स्टूडेंट्स को सिर्फ टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स पर रिलाई करना पड़ता है। लेकिन फिर समस्या ये बन जाती है कि इन टॉप इंस्टीट्यूट्स पे एडमिशन लेने के लिए
कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण फिर स्कैम्स होते हैं। बड़ी मात्रा में होने वाले ऐसे 4 स्कैम्स को हमने आगे डिस्कस करा है। सबसे पहले सबसे ज्यादा कॉमन स्कैम जिसकी खबर तुम्हें हर साल सुनने को मिलती है वो है पेपर लीक। पिछले 7 सालों में देश के अलग अलग कोनों से पेपर लीक होने की खबर आम बात है। अगर सिर्फ यूपी की ही बात करें तो हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ने यूपीपीएससी रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम कैंसिल करा था पेपर लीक के चलते। 2017 में सब इंस्पेक्टर, 2018 में यूपीपीसीएल, 2018 में ही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, 2020 में टीचर रिक्रूटमेंट, 2021 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम, 2021 में यूपीटीईटी, सब पेपर लीक के चलते कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। पिछले साल ही लाइन से पेपर लीक स्कैंडल हुए थे एजुकेशन सेक्टर में। तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान में एसएससी, एचएससी एग्जाम से लेकर गवर्नमेंट पोजीशन जैसे असिस्टेंट इंजीनियर्स और एलिमेंट्री टीचर्स के रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए पेपर लीक कर दिए गए थे। दूसरा बड़ा स्कैम होता है फेक डिग्रीज का। हिमाचल प्रदेश में सोलन की मानव भारती यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बड़े स्कैम का हिस्सा रही थी, जो 2009 से चला आ रहा था, तब से जब से इस इंस्टीट्यूशन को खोला गया था। एंड इस यूनिवर्सिटी का काम बहुत सिंपल सा था, ये बच्चों को फेक डिग्री प्रोवाइड करती थी। 36,000 से ज्यादा फेक डिग्री 17 स्टेट के स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करी थी। राजकुमार राणा यूनिवर्सिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन इस पूरे रैकेट के सेंटर में थे। एंड पिछले साल ही यूजीसी ने इंडिया की 20 ऐसी यूनिवर्सिटीज को नोटिस भेजा जो यूनिवर्सिटी वर्ड का यूज करके स्टूडेंट्स को स्कैम करके फेक डिग्रीज दे रहे थे। एंड इन्हीं फेक डिग्रीज के दम पर बनते हैं फेक टीचर्स। 4000 फर्जी टीचर पाए गए हैं, 4000, और ये 4000 टीचर मिलकर शिक्षा बजट का 10 से 15,000 करोड़ रुपए चट कर जा रहे हैं। सोचिए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि फेक डिग्रीज और आइडेंटिटी थेफ्ट के चलते 4000 नकली टीचर्स यूपी के स्कूल में पढ़ा रहे थे। ऐसे टीचर्स के फिर इंटरव्यूज भी सोशल मीडिया पर देखने को मिले, जो बीए पास होने के बावजूद, इंग्लिश टीचर होने के बावजूद इंग्लिश सेंटेंस ढंग से नहीं पढ़ पा रहे थे। She should be suspended immediately. इसको पढ़ने देगा पढ़ाई बच्चों को। Even teacher, she can't read. She can't read English. BA तो पास हो, BTC तो की हो। एंड अगला जो स्कैम का तरीका है वो तो डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ होता है, जब उन्हें जरूरत पड़ती है पैसों की अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। पिछले साल बैंगलोर के एक फर्म गीक लर्न के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को चीट करके लगभग 18 करोड़ रुपए कमा लिए थे। हर एक बच्चे से उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए चुराए थे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स के साथ अग्रीमेंट के हिसाब से फर्म को स्टूडेंट की ईएमआई पे करनी थी जब तक स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं कर लेता, और फिर वो बर्डन स्टूडेंट पर शिफ्ट हो जाता। लेकिन तीसरे महीने के बाद फिर कंपनी ने ईएमआई देना बंद कर दिया था, व्हाइल डिमांडिंग फुल पेमेंट फ्रॉम देम, citing that the agreement has been cancelled। वहीं उल्टे हाथ पर स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो गया था पेमेंट करना, क्योंकि उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। एंड ये कोई इकलौता एग्जांपल नहीं है। इस साल के नीट एग्जाम में ही बताया गया पेपर लीक हुआ था। बिहार और यूपी इनफेमस रहे हैं बहुत सालों से ऐसे स्कैम्स के लिए। और इससे पहले कि हम ये समझे कि क्यों इंडिया में कानून के दम पर इस स्कैम्स को रोका नहीं जा सकता, यह समझना जरूरी है कि ये स्कैम्स होते कैसे हैं। अगर तुमने भी 12th फेल देखी है तो विक्रांत मस्सी की इस रियल लाइफ बेस्ड मूवी में यह बताया गया था कि मनोज कुमार के आईपीएस बनने का रीजन ये था कि डीएसपी की एडवाइस के बाद उन्होंने चीटिंग करनी छोड़ दी। लेकिन हकीकत में इंडिया में करवाए जाने वाले एग्जाम्स में अक्सर इसका उल्टा ही होता है। इस देश में एजुकेशन सिस्टम की हालत इतनी खराब है कि यूपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव तो कह चुके हैं ऑन स्टेज कि थोड़ी बहुत चीटिंग तो सब करता है। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता है जब पास होना होता है? थोड़ी बहुत कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो? हाथ खड़ा करके बताते हैं। थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे चीटिंग को अंजाम देने के लिए हेल्प ली जाती है माफिया और गैंगस्टर्स की। वैसे तो ऐसे चीटिंग स्कैम्स की खबरें आपको पूरे देश से अक्सर मिलती रहती है, लेकिन इसमें सबसे इनफेमस है यूपी बिहार का नकल माफिया और सॉल्वर गैंग। चीटिंग स्कैंडल्स का ये सिलसिला तब ज्यादा फेमस हो गया था जब 2016 में बिहार में टॉपर स्कैम सबके सामने आया। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 3 टॉपर्स, रूबी राय आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से, सौरभ श्रेष्ठ साइंस स्ट्रीम से और राहुल कुमार साइंस स्ट्रीम से 3rd टॉपर, इन सभी के मीडिया ने टॉपर बनने के बाद इंटरव्यूज लिए। लेकिन इंटरव्यू लेने पर यह पता चला कि रूबी को बेसिक सवालों का ही जवाब नहीं आता। जब पूछा गया उनके सब्जेक्ट का नाम क्या है तो पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस बताया। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है?
वहीं सौरभ H2O पानी का लिंक नहीं समझ पाए और बताया कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। साइंस टॉपर सौरभ को मिले थे 97% नंबर, लेकिन आज तक के कैमरे के सामने उसकी काबिलियत धरी की धरी रह गई थी। मामूली सवाल पर भी उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। आज तक की खबर के बाद ही बिहार सरकार जागी और रिव्यू कमेटी के फैसले से साबित किया कि सही मायने में सौरभ नहीं हो सकते थे टॉपर। ये खबरें जब बाहर निकल के आई तो एक 3 मेंबर SIT बनाई गई जांच करने के लिए, जिसमें ये पता चला कि रूबी के फादर ने कॉलेज को 6 एकड़ लैंड देने का वादा करा था अगर वो रूबी को पास कराने में उनकी हेल्प करे। उसी के साथ BSEB के चेयरमैन लंकेश्वर सिंह भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये कन्फेस करा कि इस चीटिंग रैकेट में उन्होंने टॉपर से 20 लाख रुपए चार्ज करे हर एक बच्चे से। इसको देखकर और कड़े नियम लाने की कोशिश करी गई। बिहार एग्जाम्स को आधार से लिंक करा जाने लगा, लेकिन इसका मुश्किल ही कोई फायदा हुआ। लेकिन ये चीटिंग स्कैम करने वाले गैंग्स के पास बहुत ऐसे तरीके होते हैं कि हर साल तुम्हें खबरें मिलती हैं। एंड कैसे ये लॉज और सिस्टम को बाईपास कर जाते हैं, उसके लिए समझना पड़ेगा कि ये गैंग्स काम कैसे करते हैं, क्योंकि नकल गैंग और सॉल्वर माफिया अपने आप में बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं। बुलंद है नकल माफिया इस कदर बेक ऑफ है कि छात्रों का उत्पीड़न करने से भी बाज नहीं आ रहा और नकल के एवज में छात्रों से जबरन 10,000 से 15,000 तक वसूली की जा रही है। ये गैंग्स 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, यहाँ तक कि 10-20 लाख एक परीक्षा देने वाले कैंडिडेट से चार्ज करते हैं। एंड ये कॉस्ट डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से बच्चों की हेल्प करेंगे चीटिंग करने में। ये नकल माफिया सिर्फ डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व नहीं करते, बल्कि उनको भी जो ये ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज करना चीटिंग रिंग्स, ऑफिशियल्स को ब्राइब करना या पूरे के पूरे फ्रॉडुलेंट इंस्टीट्यूशन चलाना। एंड इनके ऑपरेशंस कोई छोटे नहीं होते, बहुत मैसिव एंड एक्सपेंसिव होते हैं, जिसमें अक्सर मल्टीपल एग्जामिनेशन सेंटर इन्वॉल्व होते हैं एंड एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से फ्रॉड करा जाता है। अब नकल करवाने के वैसे तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इन 5 में काम हो जाता है, जिसमें स्टेप 1 होता है प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट। इसके लिए मेजरली 3 तरह से लोगों को रिक्रूट करा जाता है। पहले इंक्लूड करा जाता है इंडिविजुअल्स, इसमें सेटर्स, सॉल्वर्स, मिडिलमैन एंड इन्फॉर्मर्स होते हैं। सेटर्स का काम होता है जो एग्जाम के लिए बनाए गए पेपर का एक्सेस लेते हैं। सॉल्वर अक्सर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स या टॉपर्स होते हैं जो इन गैंग्स का शिकार बन जाते हैं। गैंग सॉल्वर को अप्रोच करती है और बच्चों को एग्जाम्स लिखवाने के लिए ले जाती है, जिनकी इन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है। जैसे जूली, जो BHU की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी, उसको 2 साल पहले पकड़ा गया था। पूछताछ में पता चला कि जूली को मेडिकल एग्जाम देने के लिए 5 लाख रुपए ऑफर करे गए थे, जिसमें 50,000 एडवांस तो दे भी दिया गया था। दूसरे होते हैं मिडिलमैन, जिनका काम होता है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को अप्रोच करना, जो अक्सर एग्जाम की टेंशन में परेशान होते हैं, और उनको ये मिडिलमैन टीचिंग के आसान रास्ते बताते हैं। अक्सर इन गैंग्स का काम वर्ड ऑफ माउथ या टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू चलता है। एंड मिडिलमैन का काम फिर ये परेशान स्टूडेंट्स और सॉल्वर्स के बीच में एक लिंक की तरह होता है। पेमेंट्स कलेक्ट करना, स्टूडेंट्स को आंसर कीज प्रोवाइड करना, सब इनका काम होता है। और तीसरे होते हैं इन्फॉर्मर्स, जो एग्जामिनेशन सेंटर के पास खड़े होते हैं। इनका काम होता है पूरे नेटवर्क को टाइम से एग्जाम्स का शेड्यूल बताना, जांच पड़ताल की खबर देना, पोटेंशियल रिस्क बताना। एंड स्कूल के स्टाफ से लेकर ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ या फिर पुलिस, कोई भी इन्फॉर्मर हो सकता है। दूसरा स्टेप होता है पेपर चुरा कर आंसर की बनाना। अब ये सेटर्स अपने कनेक्शन यूज करते हैं एग्जामिनेशन बोर्ड में या फिर इंस्टीट्यूशन में समय से पहले पेपर को एक्सेस करने के लिए। ज्यादातर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या फिर टीचिंग अथॉरिटीज के अंदर काम करने वाले टीचर्स या कर्मचारियों का एक्सेस निकालते हैं। उनको रिश्वत देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, एंड जिस भी तरह से उनसे पेपर निकलवाया जा सके वो करते हैं। कुछ केसेस में सिस्टम्स हैक भी कर दिए जाते हैं। जैसे 2017 में होने वाले सब इंस्पेक्टर एग्जाम, जो 100 से ज्यादा सेंटर में ऑनलाइन कंडक्ट करा जाने वाला था, लेकिन एक दिन पहले सोशल मीडिया पर उनका पेपर सर्कुलेट होते हुए मिलता है। एक बार क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आंसर कीज बनाई जाती है, जिनको मिडिलमैन द्वारा स्टूडेंट्स तक भेजा जाता है। एंड तीसरा स्टेप, जब एग्जाम हो रहा होता है तो काफी बार एग्जाम सेंटर पर स्थित इन्विजिलेटर्स, टेस्टिंग अथॉरिटीज या सेंटर के ओनर तक को इन गैंग के द्वारा रिश्वत देकर खरीद लिया जाता है, ताकि आसानी से चीटिंग हो सके। जब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो अलग अलग डिवाइसेस का यूज करके, और वो भी बहुत अतरंगी जगह छुपा कर, स्टूडेंट्स को एग्जाम देने भेजा जाता है। जैसे एक एग्जाम के दौरान एक स्टूडेंट के चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइसेस छुपे हुए मिले, तो एक स्टूडेंट विग पहनकर आ गया जिसमें ब्लूटूथ के कनेक्शन लगा रखे थे। स्टूडेंट्स के कान में ईयरपीस डाले जाते हैं, जो बहुत छोटे और बहुत अंदर तक घुसा दिए जाते हैं, जिनको फोर्सेप्स से भी निकालना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ जब स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो सॉल्वर को ही स्टूडेंट की जगह एग्जाम देने भेज दिया जाता है। यहां तक कि सॉल्वर की एंट्री कराने के लिए स्टूडेंट की, सॉल्वर की फोटो को, आईडी को फोटोशॉप करा जाता है। यहां तक कि जहां बायोमेट्रिक्स यूज होते हैं, वहां स्टूडेंट के फिंगरप्रिंट को सिलिकॉन से लेकर 500,000 रुपए में डुप्लीकेट कर लिया जाता है। एंड चीटिंग सक्सेसफुल हो जाने के बाद ये मिडिलमैन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से पूरा पैसा कलेक्ट करता है। कितना पैसा है वो डिपेंड करता है कितना जरूरी एग्जाम है और किन हदों तक जाना पड़ा है चीटिंग कराने के लिए। क्लास 10th के 5,000 से 15,000 में हो जाता है, तो वहीं एंट्रेंस एग्जाम की चीटिंग कराने के लिए लाखों रुपए तक लिए जाते हैं। एंड एग्जाम के बाद एविडेंस मिटाने का काम शुरू हो जाता है, ताकि पूरे नेटवर्क में कोई भी पकड़ा ना जाए।
इनफैक्ट एक सॉल्वर गैंग के लीडर नीलेश कुमार को पकड़ा भी गया था, जो 5-6 साल से अपने स्कैंडल चला रहा था। सॉल्वर गैंग के सरगना पीके उर्फ नीलेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सॉल्वर गैंग नीट परीक्षा में अभ्यर्थी की जगह अपने सदस्य को परीक्षा दिलवाता था और फर्जी तरीके से मेडिकल में दाखिला दिलाने का काम किया जा रहा था। इन सब के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इतनी फ्रीली अवेलेबल है, ये कैसे काम करते हैं ये सब हम जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये खबरें हर साल आती हैं कि कैसे सेटर्स गैंग्स ने एग्जाम्स में सैंक्टिटी ऑफ एजुकेशन में मैल प्रैक्टिसेस करी। एंड फिर बहुत ऑब्वियस सवाल ये उठता है कि क्यों इंडिया का लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि इन चीजों को रोक पाए, क्योंकि आखिरकार ये सवाल है देश के फ्यूचर और एजुकेशन का। 5 फरवरी 2024 में लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस करा गया जिसका नाम था पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ये बिल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में होती मैल प्रैक्टिस जैसे पेपर लीक, फेक वेबसाइट्स, चीटिंग स्कैंडल्स को प्रिवेंट करने के लिए प्रेजेंट करा गया था, क्योंकि अक्सर इन एग्जाम्स में होने वाली इन मैल प्रैक्टिसेस के चक्कर में या तो पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाता है या फिर रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान उन स्टूडेंट्स का होता है जो सालों साल इन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, ट्यूशंस और कोचिंग में पैसे लगाते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, लेकिन आखिर में मिलती है तो सिर्फ निराशा। इसी को देख के इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया। I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। बिल में लिखा गया है कि मैल प्रैक्टिसेस करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंपोज करी जाएंगी, जिसमें 3 साल की कम से कम जेल और 1 करोड़ जुर्माना तक होगा। बिल को एम करा गया है कि ये चीटिंग माफिया, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स और ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई करके रोकने में मदद करेगा। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, इस बिल से पहले की बात करें, तो इससे पहले नेशनल लेवल पर ऐसा कोई भी सब्सटैंशियल लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था जो डील करता हो उन अनफेयर मीन्स से जो पब्लिक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस को डिसरप्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों तुम्हें इंडिया में इतने बड़े स्कैम्स और स्कैंडल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूजुअली जो लोग पावर में होते हैं वो खुद इन स्कैम्स का हिस्सा होते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आम इंसान के ऊपर कोई चारा ही नहीं होता, उसकी आवाज दबा दी जाती है। जैसे 2022 में वेस्ट बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन से रिलेटेड एक एजुकेशन स्कैम हुआ था, जिसमें टीएमसी लीडर पार्थ चैटर्जी के प्रेमिस से 20 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त करे थे। साथ ही में उस स्कैम में पकड़े जाने वाले लोगों के पास इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, डिटेल ऑफ डूबियस कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और फॉरेन करेंसी भी बरामद करी गई। ऐसे ही 2015 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, व्यापम स्कैम। इस स्कैम को मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड स्कैम से भी जाना जाता है। इंडिया अब तक का देश का सबसे बड़े एजुकेशन स्कैम से माना जाता है। इस स्कैम में इंपर्सनेशन, सीटिंग अरेंजमेंट से छेड़छाड़, ब्राइबरी, फोर्जरी, फेक आंसर शीट जैसे तरीकों से स्कैम्स को अंजाम दिया गया था। स्कैम में बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस जैसे बीजेपी मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान तक इन्वॉल्व थे। एविडेंस छुपाने के चक्कर में 20-30 लोगों की मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ की खबरें भी सामने आई थी। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच से जुड़ा हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। घोटाले की जांच कर रही टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस मामले से हुई संदिग्ध हालातों में मरने वालों की संख्या 40 तक हो सकती है। एंड ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि एक आम आदमी कितना हेल्पलेस है इस सिस्टम में अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एक इंसान जिसके पास पावर और पैसा नहीं है वो डिपेंडेंट है उन लोगों पर जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके अपना फायदा करा रहे हैं। एंड पावर और पैसा कितना इन्फ्लुएंस करता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, वो इस बात से पता चलता है कि इंडिया में मैनेजमेंट सीट कितनी कॉमन और नॉर्मलाइज्ड है। बिना किसी मेरिट पर सिर्फ पैसा देकर बच्चों का एडमिशन कराया जा सकता है और इसके लिए अलग से सीट्स एलोकेटेड भी होती हैं कॉलेज में। एंड अगर ये हम इंडिया के बाहर के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें तो ऐसा कोई प्रोविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। इनफैक्ट यूएस में आईवी लीग और बाकी एलीट यूनिवर्सिटीज पर स्कैम के आरोप लगे जब वहां पर पैसों के आधार पर फेवरेटिज्म दिखाकर कॉलेज में एडमिशन दिए गए थे। इंडिया में जो सिस्टम है वो बाहर एक स्कैम है। एंड इंडिया में रेगुलेटरी बॉडीज कम होने के कारण, जुडिशियल और एजुकेशन सिस्टम कमजोर होने के कारण स्टूडेंट्स के पास इस सिस्टम के अंदर सरवाइव करने के अलावा बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। जैसे ये नीट स्कैम के केस में ही अलक पांडे और उनके जैसे और बड़े एजुकेशनलिस्ट जिनके पास एक अच्छी फॉलोइंग है, उन्होंने जब बच्चों की तरफ से आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तब जाकर बच्चों को मदद मिल पाई। एनटीए ने भी अपनी ग्रेस मार्क्स की गलती तब मानी जब उन पर बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर बनाया गया। और ऐसे में ये पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या इस देश ने एजुकेशन को, डिग्रीज को, पढ़ाई को एक मजाक समझा हुआ है?
इंडिया में ग्रेजुएट करने वाले हर एक स्टूडेंट्स की बहुत स्ट्रगल, चाहे वो नीट हो, जेईई हो, यूपीएससी के एग्जाम्स हो, हर केस में ये पेपर लीक स्कैंडल, रिक्रूटमेंट स्कैम्स की खबरें बढ़ती आ रही हैं। बट अल्टीमेटली यही कुछ एग्जाम्स हैं जिससे एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। फिर इसके चलते ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से लेकर ट्यूशन तक लाखों में बच्चों से फीस चार्ज करते हैं और उनसे गलत वादे करते हैं इन कंपटीशन में सिलेक्शन करवाने के। बच्चों को सिर्फ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जितनी स्ट्रीम्स ऑफर करी जाती हैं। अगर किसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज में लाखों बच्चों से लेकर एडमिशन ले लिया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं ले पाए तो प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लाखों करोड़ों की फीस देनी पड़ती है। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में सस्ते में काम हो भी जाए तो बच्चे 4 साल ग्रेजुएशन लेने के बाद भी ऐसे निकलते हैं। प्रोग्रामिंग में कौन सा मीडियम होता है? प्रोग्रामिंग में क्या अंग्रेजी है? प्रोग्रामिंग तो प्रोग्रामिंग है। यस सर। कौन सी भाषा आपको पसंद है? किस में कोडिंग करते रहे? जी मैंने बीसीए कोर्स किया और फिर वहीं पे छोड़ा। तब भी कुछ तो प्रोग्रामिंग की होगी ना? 2-4 प्रोग्राम बनाए थे या बिना प्रोग्राम बनाए बीसीए मिल गया? जी वहाँ पे ऐसे ही एडमिशन हो गया था और ऐसे ही आपको बीसीए की डिग्री मिल गई बिना एक भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए? जी वहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं बनवाया गया कभी। कंप्यूटर एप्लीकेशन बिना प्रोग्रामिंग के आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी गई, पैसा देके खरीदी है? जी नहीं सर, वहाँ पे मैंने क्लास की थी तो जो बताया गया मैं पालन। चलिए बताइए, सी में बात करें। कंप्यूटर सी के बारे में जानते हैं? जी मैं भूल चुका हूँ। और अगर कोई इस सिस्टम के थ्रू गुजर कर और डील को झेल कर सारी मेहनत कर कर थोड़ा सा करियर में आगे बढ़ भी जाता है तो आज समय ऐसा है उसकी नाकामयाबी इतनी ज्यादा है कि 40 साल की उम्र में भी वो अपनी जॉब को लेकर परेशान रहता है, क्योंकि अब आज के समय में एक्सपीरियंस की वो वैल्यू नहीं है जो पहले हुआ करती थी। क्योंकि सेम काम जो एक 40 साल का इंसान कर रहा है, किसी कंपनी को अगर एक कॉलेज स्टूडेंट उससे बहुत कम कॉस्ट में करता हुआ मिले तो वो कंपनी बिल्कुल भी नहीं चूकेगी अपने पुराने एम्प्लॉइज को हटाने में। एंड सबसे ज्यादा सवाल उस एजुकेशन सिस्टम और कल्चर पर पड़ना चाहिए जिसने सालों साल लोगों को डिग्री के ऊपर एक स्टेटस के पीछे भगाया। जिसकी खुद की सोच समझने की क्षमता, खुद की अवेयरनेस की एक इंडस्ट्री में किस स्किल की डिमांड है, किस कैरेक्टर की रेलेवेंस है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन दिक्कत ये है कि अनलेस आप वो टॉप 1% लोगों में एग्जिस्ट नहीं करते, आपकी डिग्री वो क्रेडिबिलिटी को सिर्फ पेपर पर दिखा सकती है। साथ ही में ये स्कूल और कॉलेजेस की इनकॉम्पिटेंसी है जो बच्चों को एक होलिस्टिक तरीके से लाइफ में, इंडस्ट्री में कैसे चैलेंजेस को फेस करना है तैयार ही नहीं कर पाते। जैसे स्कूलों की पढ़ाई बिल्कुल भी काफी नहीं है लोगों को जेईई और नीट की तैयारी कराने के लिए, तो बच्चों को कोचिंग सेंटर का सहारा लेना ही पड़ता है। वैसे ही कॉलेजेस की पढ़ाई काफी नहीं है प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए, फिर खुद से स्टूडेंट को जाकर और प्रोग्राम्स में एनरोल करना पड़ता है, यूट्यूब से सीखना पड़ता है ताकि वो उन कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दे पाए जो उनकी लाइफ में, इंडस्ट्री में, जॉब के लिए रेलेवेंट हो। लेकिन आखिर में जब सिस्टम ने, इस समाज ने, इस कल्चर ने इस डिग्री को मजाक बना रखा है तो हम क्यों बिना सोचे समझे इसके पीछे भागते हैं? क्यों बिना अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस के कोई भी रैंडम डिग्री करने के लिए तैयार हो जाते हैं? अब पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बात करी थी कि क्यों इंडिया के यूथ डिग्री और सेफ गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं। उनमें सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि गवर्नमेंट जॉब्स ही वो एक तरीका है जिससे एक बहुत बड़ा सबका समाज का एक स्टेबिलिटी को अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में, चाहे वो स्टेबल जॉब्स पाने के लिए हो, सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए हो या फिर शादी के लिए क्यों ना हो। इनफैक्ट इंडिया में तो माना जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करे बिना इंसान की तो पढ़ाई पूरी ही नहीं हुई है। एंड इस सारे कंफ्यूजन का, इस सारी रैट रेस का, इस सारे स्ट्रगल का, द फैक्ट कि लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, एक बहुत बड़ा छुपा हुआ रीजन है एंड वो है एक लैक ऑफ अवेयरनेस का। क्योंकि इंडिया एक रिस्क अवर्स सोसाइटी है। यहाँ पे शुरुआत से ही एजुकेशन में आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस दिखाए जाते हैं जो आपको कुछ हद तक एक गारंटी दे सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओगे। एंड ये तब तो ठीक था जब देश आजाद हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय और पॉपुलेशन आगे बढ़ती गई, इसी मायोपिक विजन की वजह से वो कुछ सेक्टर सैचुरेट होना शुरू हो गए। एंड ये ओवर सैचुरेशन ही कारण है जिसकी वजह से ये चीटिंग स्कैम्स का जो स्कैंडल है, ऐसी बहुत सारी चीजें एंड कोई भी चीज लोग तैयार हो जाते हैं उस सिस्टम में सक्सीड करने के लिए, चाहे वो चीटिंग का स्कैम हो या फिर ब्राइबरी, फॉर्जरी, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसा क्राइम हो। एंड ये फैक्ट की अवेयरनेस की ये भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इन डिग्रीज की कोई अहमियत शायद ही रह गई है। ये अवेयरनेस की ये डिग्रीज उल्टा अनएम्प्लॉयबल लोगों को बढ़ावा दे रही हैं जो देश की इकोनॉमी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। इसलिए ऐसे में जरूरी हो जाती है अवेयरनेस कि आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं अपने करियर
करियर को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। एंड ये बात सच है कि कुछ प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सिविल इंजीनियर्स में आपकी खुद की स्किल्स, एबिलिटीज एंड डिग्रीज की बहुत अहमियत होती है, लेकिन उससे नीचे एक लेवल की अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ये भी जरूरी है कि क्या पर्सनली तुम इस प्रोफेशन में सक्सेस अचीव करने का स्ट्रगल तुम कब तक परस्यू करना चाहोगे एंड किस हद तक। ऑल द वाइल अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगना है विदाउट गारंटी ऑफ सक्सेस। दूसरा कि क्या तुम्हारे लिए कोई और प्रोफेशन, कोई और लाइन ऑफ वर्क है, एंड अगर है तो क्या तुम्हें उसमें डिग्री की इंपॉर्टेंस से काम मिल जाएगा या और स्किल्स सीखने की जरूरत है जो तुम प्रैक्टिकली दर्शा सको। जैसे हमने जो ये 40 साल में अनएम्प्लॉयड होते लोगों के केसेस डिस्कस करे, तो उनके साथ प्रॉब्लम ही ये थी कि उनके एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस और एजुकेशन की आज कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। एंड अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम का इकलौता सोल्यूशन, एंड वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण भी है, जो कि है द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू टेक रिस्क। इंडिया में एजुकेशन एक ऐसा मार्केट है जहां तुम्हें हर जगह रिस्क मिलेगा। कोई भी लाइन ऑफ वर्क ऐसी नहीं है जहां रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। नीट, जेईई, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में भी 1% से कम सिलेक्शन रेट रहता है, फिर भी लोग वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, जुट जाते हैं सालों तक मेहनत करने के लिए उस 1% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए। लेकिन काफी बार उनको खुद भी मालूम नहीं होता कि वो ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो डिसीजंस को लेकर अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं। एंड अगर तुम भी एक ऐसी स्पेस में हो जहां तुम अपने आप को खोया हुआ पा रहे हो, जो डिसीजन तुमने ले लिए हैं उनके बोझ के तले दबे हुए हो, तो द फर्स्ट एंड ओनली स्टेप यू नीड टू टेक इज बिल्ड अकाउंटेबिलिटी एंड गेट अवेयरनेस। एंड अकाउंटेबिलिटी तभी आ पाती है जब अवेयरनेस होती है। एंड इसमें सैड बात यह है कि लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए आज कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है। लिटरली तुम्हारे सारे अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स की रिक्वायरमेंट, स्किल्स को सीखने का तरीका तुम्हारे लिए आज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, रेडिट पर, विकिपीडिया पर पड़ा हुआ है। लोगों के एक्सपीरियंस, गलतियां, अचीवमेंट्स, करियर पाथ सब डिस्कस करे जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक सिस्टम लेवल पर जब तक आएगा तब तक तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी लेने की। कि या तो तुम सिर्फ इस रिग्ड एजुकेशन सिस्टम के साथ चलने के लिए अडिग रहते हो, या फिर तुम में अकाउंटेबिलिटी एंड अवेयरनेस है ये जानने के लिए कि तुम खुद इस सिस्टम से आगे बढ़ने के लिए और क्या कर सकते हो। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या रहा है, क्या गलतियां तुमने करी हैं, क्या तुम्हारी लाइफ में से रियलाइजेशंस रहे हैं जिन्होंने तुमको इस सिस्टम से बाहर निकालने में थोड़ी हेल्प करी, तुम्हारे को सक्सेस लेके आए, ताकि और लोगों को इससे सीख कर मोटिवेशन मिले अपने लिए अकाउंटेबिलिटी लेने की। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो ये वीडियो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है तुम्हें और अच्छी लगेगी। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी और डीप टाइप्स की पूरी एक प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है, तो जाओ इसे चेकआउट करो, नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो ताकि और लोगों तक पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।